अम्ल होता है, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है, ये हमें पता है कि दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए, एक आरएनए। फिलहाल हम इनकी अलग अलग नहीं बात करेंगे, पहले कॉमन बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज होती है। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें जो पहली जो चीज है वो है शर्करा, यानी कि शुगर। ध्यान रखना, शर्करा उस चीज को कहते हैं जो स्वाद में मीठी होती है। चीनी को भी शुगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीनी शर्करा इसलिए है क्योंकि वो स्वाद में क्या है, मीठी होती है, जो जल में घुलनशील होती है। जैसे जो चीनी होती है वो दो तरह के शर्कराओं से मिलकर बनती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये दोनों जुड़ती है तो इससे चीनी बनती है जिसको कहते हैं सुक्रोज। तो इनके सुक्रोज के सरल संरचना है। उसी तरह हमने बात की थी कि ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज जब मिल जाते हैं, एक बहुलक की बात हुई थी, तो बहुत सारे जो ग्लूकोज मिल जाते हैं तो ग्लूकोज का बहुलक है ये स्टार्च, जो रोटी वगैरह में हम खाते हैं, जो हमने बहुलकों के बारे में पढ़ा था ना उस पार्ट में, कार्बन के बहुलकों के बारे में। तो ध्यान रखना, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं और हमारे खाने का क्या होता है, पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में वो ग्लूकोज में टूट जाता है वापस, इसी को पाचन कहते हैं जनरली। अब ध्यान रखना कि यानी कहने का मतलब यूँ है कि आम तौर पे हमारी खाने की चीज़ों में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, और भी शुगर्स होती हैं लेकिन अपने को डिटेल्स में नहीं जाना। अब देखिए, ये शुगर्स जो होती है ये हमने कार्बन के यौगिक पढ़े थे, ये चक्रीय यौगिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं। पहली बात, इनकी शेप आपके इसमें बुक में दी हुई है, हालांकि वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है फार्मूला। मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि ये शुगर है, ये शर्करा तो होती है लेकिन शर्कराएं कई तरह की होती है। ये कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है। इसका क्या मतलब है, 5 कार्बन होते हैं उनके अंदर। जो डीएनए और आरएनए जिस शर्करा से मिलके बनते हैं, जिस शुगर से मिलके बनते हैं, वो पेंटोज शर्करा होती है। बाकी इनके लिए ध्यान रखना कि ये जो है ये हेक्सोज शर्करा है, दोनों के दोनों। इसका क्या मतलब है, 6 कार्बन होते हैं। तो डीएनए और आरएनए के शुगर आपको याद रखने की बात केवल यही है कि ये पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शर्कराएं होती है। फिर थोड़ा सा अगर आप इसमें ज़्यादा पढ़ना चाहें तो ये क्रियात्मक समूह वाला भी यौगिक है। तो इसमें 2 तरह के क्रियात्मक समूह होते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो तो याद रख लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें एक जो एल्डिहाइड, इन शर्कराओं में, शर्करा कोई भी हो, इनमें क्या होता है, या तो एल्डिहाइड होता है या क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है ना, या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। तो जनरली इन शर्कराओं में जो जिससे डीएनए आरएनए बनता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। और ध्यान रखना, एल्कोहल सारी में ही होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में से तो कोई एक होगा और एल्कोहल सारी में से होते हैं। तो कई बार इनको देखिए, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा इतना ही, इनको एल्डोज भी कहते हैं। एल्डोज का मतलब जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड समूह हो। अब ये कई जनों ने वो आईयूपीएससी वाला पढ़ा नहीं है, इसलिए उनको एल्डिहाइड देखते ही थोड़ा सा यूँ लगा कि ये क्या चीज़ आ गई, जबकि एल्डिहाइड आईयूपीएससी में कर चुके हैं हम। तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। तो इसको दोनों को मिला के कई बार
ओज एक बार ही लगाते हैं तो इसको एल्डो पेंटोज भी बोल देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो शर्करा होती है वो क्या होती है? पेंटोज होती है, यानी 5 कार्बन वाली होती है। एल्डोज होती है, इट मीन्स उसमें एल्डिहाइड समूह होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, एल्डो पेंटोज होती है, मतलब एल्डिहाइड भी होता है और क्या होता है, और एल्डिहाइड भी होता है और 5 कार्बन भी होते हैं, दोनों ही चीजें हैं। अब उसके बाद में जो है, तो ये इसके पहले चीज थी कि शर्करा होती है, यानी पहले कौन सी चीज है, डीएनए आरएनए बनते हैं, शर्करा। वो शर्करा कौन सी होती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद में जो है दूसरी जो चीज होती है वो होते हैं क्षारक। क्षारक भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो डीएनए और आरएनए में जो क्षारक होते हैं, वो डीएनए और आरएनए में जो क्षारक होते हैं, पहले हम कॉमन बात कर रहे हैं, तो टोटली इनमें 5 तरह के क्षारक पाए जाते हैं। एक प्यूरिन और दूसरे पिरामिडीन। ये इनके संरचना के आधार पे नाम है, दिखते हैं ये पिरामिड जैसे, और पिरामिडीन एक यौगिक होता है उस जैसे दिखते हैं, उनको पिरामिडीन बोलते हैं। और जो प्यूरिन एक संरचना होती है जो प्यूरिन जैसे होते हैं उसको प्यूरिन बोलते हैं। ध्यान रखना, प्यूरिन क्षारक 2 होते हैं, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। एक एडेनिन, इसको जनरली ए से व्यक्त किया जाता है, और दूसरा ग्वानिन। ये प्यूरिन क्षारक दोनों में होते हैं, डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं, ठीक है। यहां इनमें ये कॉमन पिरामिडीन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। साइटोसिन, इसको सी से व्यक्त किया जाता है। थायमीन टी से, और यूरेसिल यू से, ठीक है। ये क्षारक पाए जाते हैं। तो क्षारक टोटल बात करें तो 5 तरह के होते हैं, लेकिन इसको क्लासिफाइड करें तो 2 तरह के होते हैं। प्यूरिन में ये 2 हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में ये 3 हैं। अब ध्यान रखना, दोनों में 4 होते हैं, बस एक का फर्क होता है। हालांकि वो फर्क बाद में, हम फर्क पे बाद में बात करेंगे एक साथ। तीसरी जो कॉमन चीज होती है वो होता है फास्फोरिक अम्ल। क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो फास्फोरिक अम्ल जिसका फार्मूला ये होता है H3PO4, ये वाला। तो डीएनए और आरएनए यानी कोई भी न्यूक्लिक अम्ल 3 चीजों के मिलकर बनता है, शर्करा, क्षारक और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। ये डीएनए और आरएनए के दोनों के कॉमन संरचना है कि इनमें कॉमनली अलग अलग एक साथ क्या क्या चीजें पाई जाती है। अब आप जो है न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है वो थोड़ा सा इसमें नहीं है, तो आप कॉपी में लिख लें न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। बस 1-2 परिभाषा है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड आते हैं। अब ये डीएनए और आरएनए बनता कैसे है, तो ये डीएनए और आरएनए जो बनता है, तो बनते समय अब ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ जाती हैं तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या बनता है?
न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड ध्यान रखना दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, शर्करा प्लस क्षारक। शर्करा प्लस क्षारक, दो चीजें जब जुड़ गई तो दोनों के मिलने से क्या बन गया? मतलब आपको ये पूछे कि भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई? शर्करा और क्षारक होता है, या शर्करा और क्षारक के जुड़ने से बनी इकाई न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। लेकिन आपको यही पूछा जाएगा भाई होती क्या चीज़ है, तो आप ध्यान रखना ये दो चीज़ें जब जुड़ती है, अब डीएनए आरएनए बनेगा, कैसे बनेगा? बनता तो नेचुरल ही है, कोई लैब में नहीं बनाया जाता इसको, लेकिन कैसे बनता है? तो सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब जो न्यूक्लियोसाइड है उस न्यूक्लियोसाइड से बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल। जो तीसरी चीज थी ना वो भी अब जुड़ गई, तो तीसरी चीज जुड़ गई तो क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। या इसको आप क्या बोल सकते हो न्यूक्लियोटाइड को? कि तीन अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो उस पर डिपेंड करेगा ये चीज, कि शर्करा प्लस क्षारक प्लस फास्फोरिक एसिड, अगर तीनों जुड़ जाएंगे, तीनों जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। दो जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड, तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। ये लिख लो आप, न्यूक्लियोटाइड भी। न्यूक्लियो वो क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए को, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो एक संरचना है, और डीएनए और आरएनए जो बनते हैं वो लाखों न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। यानी डीएनए और आरएनए भी बहुलक है, ध्यान रखना। नेचुरल एक हमने उसमें पढ़ा था प्राकृतिक बहुलक, उस प्राकृतिक बहुलक में एक एग्जाम्पल था न्यूक्लिक अम्ल। तो ध्यान रखना ये न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है? ये क्या है? ये बहुलक है, ठीक है। फिर आगे लिखिए इसमें कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से, न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बनते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। बंद करना। अर्थात दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जुड़ने से बनता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के जुड़ने से बनता है। जबकि आरएनए हेलो
अर्थात क्या लिखा है इसमें? हाँ, जबकि आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक कुंडलित लिख लेना पहले, जबकि आरएनए एक कुंडलित अर्थात एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, शर्करा पे क्षारक जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड बना, फिर इससे आके साइड में ये फॉस्फेट जुड़ गया, ये एक क्या बन गया? ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ठीक है, ये एक क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। फिर ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों चाहे करोड़ों जैसा भी आप बोलें, वो आपस में जुड़ गए। देखो, ये दूसरा इससे आके जुड़ा इस गुलाबी बॉन्ड से, फिर ये तीसरा जुड़ा, इस तरीके से हजारों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। और बहुत सारे जब अणु जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं बहुलक। और इसी वजह से अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड से ये क्या हो गया? पॉली। मैंने आपको बताया था पॉली का मतलब है बहुत सारे, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत सारे। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अब देखो, ये एक चैन जैसी संरचना है। ये जो चैन होती है ना हमारे, इस चैन जैसी एक संरचना है। चैन में भी ऐसा होता है, एक लाइन चल रही है और बीच बीच में वो दाने दाने से निकले हुए रहते हैं। तो ये अब हम इसको ऐसे दिखा दें, ये एक समझ लो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो ये आरएनए तो सीधा ही बन गया, ये आरएनए बन गया। और डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित होता है, उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से वो होता है। समझ में आ गई ये बात? अब हम फर्क कर रहे हैं इनमें दोनों में, डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए और आरएनए में फर्क अब क्या क्या होते हैं, अब हम उन फर्क को पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए। अब देखिए, फर्क के साथ साथ एक जैसी चीज जो कॉमन है वो भी कि दोनों में पेंटोज शर्करा होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उस पेंटोज शर्करा में फर्क होता है। इस डीएनए के फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता ही होगी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये शर्करा का नाम मैंने एक और लिख दिया, न्यूक्लिक अम्ल। ये वाली शर्करा इसमें होती है। इसमें क्या होती है? राइबोज। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप इनके नाम से ही, इसका नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, इसमें राइबोज शर्करा होती है, इस वजह से इसका नाम राइबोज, यानी शर्करा के ऊपर इनका नाम है। इसमें क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज। हालांकि दोनों ही क्या होती है? दोनों ही पेंटोज शर्कराएं होती है। उसके बाद दूसरी बात करें, सेकंड नंबर क्षारक के। तो जो क्षारक होते हैं वो देखिए 3 तो कॉमन होते हैं दोनों में, एडेनिन,
ग्वानिन और साइटोसिन। ये तीनों इसमें भी होते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्षारक 5 तरह के होते हैं। उस 5 में से जो प्यूरिन है दोनों में ही पाए जाते हैं। प्यूरिन के आधार पे कोई फर्क नहीं है डीएनए और आरएनए में, पिरामिडीन में फर्क है। अब यहाँ डीएनए के अंदर जो है वो थाइमीन होता है, थाइमीन क्षारक होता है। और आरएनए जो है, इस आरएनए के अंदर जो है वो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है। तो एक पिरामिडीन क्षारक का भी फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। ठीक है। तीसरा फर्क आपको अभी भी बता दिया कि इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, यानी ऐसी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं जब जुड़ेगी तब डीएनए बनेगा। और आरएनए है वो एक कुंडलित होता है। इसका मतलब इसकी कुंडली क्या होती है, एक ही होती है, यानी एक ही श्रृंखला, एक ही धागा। और ये 2 धागों की जैसे संरचना अगर इसको माने तो 2 धागों के मिलने से बनता है। तो ये मोटा मोटा फर्क होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए आनुवंशिक सूचना जो है वो पहुंचाता है जनक पीढ़ी में, ठीक है। और आरएनए है वो क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। आरएनए का मेन काम ये है। तो ये मोटे मोटे डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आरएनए की तो संरचना वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया ना, वो आरएनए बन गया। लेकिन जो डीएनए की जो संरचना है, वो डीएनए की जो संरचना है, वो डीएनए की संरचना हम जो है वो इसमें करते हैं। अब आप जो है एक बार इसको थोड़ा सा पहला पेज को रीड करो। मैं इसमें सर्च करता हूँ डीएनए की बढ़िया संरचना, कुंडलित संरचना, ठीक है। कुंडली किसको कहते हैं, रिंग को, ठीक है ना। ध्यान रखना, कुंडली किसको कहते हैं, देखिए ये आपको नजर आ रही है, ये चीज क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और ये जो है ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ये ऐसे ये टकरी हुई लग रही है, लेकिन ये टकरी हुई है नहीं, ध्यान रखना। ये ऐसे घेरे में इस प्रकार से आपस में टकराती नहीं है। अब देखिए 2 न्यूक्लियोटाइड, मैं इसको इजी रूप में समझा देता हूं क्योंकि ये वैसे है, वैसे भी आपके सामने पड़ी रहेगी। ये वॉटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने मॉडल दिया। आपने अभी भी मैंने वो संरचना बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा कि सभी में क्षारक बाहर निकले हुए रहते हैं। कौन कौन से क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। फिर उसके बाद फिर इनका एक क्रम निश्चित होता है, ध्यान रखना, सब में अलग अलग होता है। इसी वजह से सभी इंसानों का अपना अपना अलग डीएनए होता है, इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जाता है किसी की पहचान करने के लिए। तो अपने एक बार इसको सिर्फ यही है कि वापस रिपीट हो जाएगी। ठीक है। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये इसके सामने दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड आएगा और वो इस तरीके से आएगा कि एक के एडेनिन के सामने दूसरे का थाइमीन आएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा। अब वापस वही साइटोसिन के सामने इधर कौन आ जाएगा, ग्वानिन आ जाएगा।
थाइमिन के सामने, बस ये रिपीट होता जाएगा। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है, उसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं, जो काफी कमजोर होता है, उस बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये जो जुड़े हुए आप देख रहे हैं ना, ये जो शेप है, ये शेप जो है ये इस प्रकार से जुड़े हुए आपस में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ इसमें, अरे माँ गड़बड़ है चित्र, एक मिनट, चलो इसके बाद में बात करेंगे दूसरे डायग्राम से। सिंपल सा इसको ध्यान रखना है, ये ATCG, एडेनिन थाइमिन से, साइटोसिन ग्वानिन से, बस ये ध्यान रखना है। और देखो इसमें कोई कंफ्यूजन की भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि दो होते हैं प्यूरिन, दो कौन से होते हैं, प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन, और दो होते हैं पिरिमिडिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ध्यान रखना, एक प्यूरिन है वो पिरिमिडिन से जुड़ता है, कहीं ऐसा नहीं हो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि एडेनिन था, यानी ATCG। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, कौन किससे जुड़ा हुआ होता है और हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ होता है। अब आप कल जो है इसको अच्छी तरीके से इसकी रीडिंग लगा के आना। अब ये DNA RNA का जैसे आनुवंशिकता खत्म हो गया, कल ये एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का, और क्वेश्चन आपको करने हैं।